वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के पहले साइबर अपराधियों के गैंग को रजिस्टर्ड किया गया है। इससे पहले हत्यारों, लुटेरों और डकैतों के गैंग को रजिस्टर किया जाता था, लेकिन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गिरोह बनाकर एटीएम क्लोनिंग और कार्ड स्वैपिंग कर लोगों को लाखों का चूना लगा देते थे। साइबर सेल, स्वाट टीम व दीदारगंज थाना पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के सरगना नवीन गौतम समेत 5 शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में जनपद जौनपुर और आजमगढ़ के 24 युवक शामिल हैं। एसपी ने बताया कि प्रदेश के पहले साइबर अपराधी गैंग के रूप में इन्हें रजिस्टर किया गया है। अब इस गैंग के सभी सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि नवीन गौतम गैंग का सरगना है जो 14 बार साइबर क्राइम के केस में जेल जा चुका है। पुलिस सरगना नवीन गौतम निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, शिवम निवासी सुरहन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, प्रवेश निवासी नौली थाना खेतासराय जनपद जौनपुर, सिकंदर राजभर निवासी सुरहन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ व अविनाश निवासी बस्ती कपूरी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर इनके फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने 25,000 रुपये इनाम दिया है। कार्ड की क्लोनिंग करके और कार्ड स्वैप करके लोगों के पैसे जो है धोखाधड़ी करके निकाल रहे थे क्रिमिनल्स। तो इस गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे। अभी पूरा हम लोगों ने गैंग आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें 5 ऐसे साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं जिनके पास से कार्ड की क्लोनिंग के डिवाइस और इस तरह के जो उन्होंने 12 कंप्लेंट हमारे यहाँ थे। 12 कंप्लेंट में उनसे सीधे कनेक्टिविटी बन रही थी। 5 लोगों को पकड़ा गया है। पूरा ये गैंग 24 लोगों का गैंग है। ये जो गैंग लीडर है ये नवीन गौतम, ये 14 बार इसी तरह के अपराध में, कार्ड क्लोनिंग में, कार्ड की स्वैपिंग में, कार्ड से रिलेटेड जितने फ्रॉड है उसके ये मास्टर है। 14 बार जेल जा चुका है। अब मैंने ये किया है कि इनका इंटररेज कराने के लिए संस्तुति कर दी है। ये गैंग के सदस्य मुख्यतः दीदारगंज और आजमगढ़ के और कुछ जौनपुर एरिया के हैं। तो इस तरह से ये इंटररेंज गैंग रजिस्टर कराया जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए भी हमने आदेशित कर दिया है। ये सारे लोगों का हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है ताकि हमेशा इनको मॉनिटर किया जा सके। 24 लोगों का गैंग आज बनाया जा रहा है। ये साइबर क्रिमिनल का पहला गैंग जो है हमको लग रहा है कि इस जनपद में रजिस्टर किया जा रहा है। इनकी मॉनिटरिंग अच्छी होगी। मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस तरह के साइबर क्राइम की एक्टिविटीज पे, साइबर क्रिमिनल्स पे लगाम लगे। तो कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे लगभग? और देखिए, अभी पिछले 15-20 दिन में ही हम लोगों के पास करीब 12 कंप्लेंट आए थे जिसमें लोगों के कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए थे और पैसा निकल गया था। इस तरह से मेरे आने के बाद करीब 16 महीने में 50-60 लोग इसके विक्टिम हैं। काफ़ी लोग जेल जा चुके हैं। ये 24 लोग जो एक गैंग बना के काम कर रहे थे, अब इस पे हमारा इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कहाँ इनका प्रभाव था? अंतर जनपदी थी, मतलब कहीं भी कर लेते? ये अंतर जनपदीय मुख्यतः ये गैंग जो है जौनपुर और आजमगढ़ एरिया के लड़के मिलके बनाए हैं। 24 लोगों का गैंग अभी रजिस्टर किया जा रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल रही है कि करीब 15-20 और लड़के हैं, उस पर भी हमारा काम चल।
20 लड़के आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं और उनकी कनेक्टिविटी दिखती है कि इस गैंग से है, तो ये गैंग का विस्तारण और हम करेंगे। सर, जिस तरह 14 बार जेल गया तो कैसे इसके सिंडिकेट को तोड़ा जाएगा? ये लगातार इनकी मॉनिटरिंग होगी, चूँकि हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है तो हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं वो जा करके इनको मॉनिटर करते रहेंगे। हिस्ट्री शीट जिसकी खोल दी जाती है उसको थाने पे बुला करके उनकी अटेंडेंस भी हम लोग लगवाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे रडार पे हमेशा रडार पे रहेंगे। निश्चित रूप से इनकी इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगा। आजमगढ़ के अतरौलिया थाने में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुधवार सुबह थाना परिसर में स्थित आवास में उनका शव मिला। सूचना मिलते ही थाने पर हड़कंप मच गया। क्षेत्राधिकारी पूरनपुर शीतला प्रसाद पांडे तथा एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल मौके पर पहुंचे। अतरौलिया थाने पर तैनात सिपाही इंद्रपाल कनौजिया पुत्र मोतीलाल कनौजिया वाराणसी जनपद के चोलापुर का निवासी था। उनकी अपने आवास में ही रात्रि में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुबह थाने के सिपाहियों ने इंद्रपाल का खून से लथपथ शव देखा। सिपाहियों ने तत्काल इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव को दी। सूचना पाकर उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मृत सिपाही के परिजनों को सूचना दी गई। मृतक 2006 बैच का सिपाही था और 20 जुलाई 2019 से अतरौलिया थाने पर तैनात था। सीओ बुरहानपुर शीतला प्रसाद पांडे ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इंद्रपाल नशे का आदी था, जिसकी वजह से क्षेत्र में उसकी तैनाती भी नहीं की जा रही थी। मंगलवार को वह नशे की हालत में बाइक से गिरकर घायल हो गया था। दुर्घटना में उसके सिर व घुटने में चोट आई थी, फिर भी इंद्रपाल घूमता रहा। हो सकता है सिर में गंभीर चोट की वजह से उसकी मौत हो गई हो। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये इंद्रपाल कनौजिया लगभग 1 साल से यहाँ नियुक्त है और कल ये अवकाश पर शाम को इसकी रवानगी हुई है और ये अपने बिस्तर के पास ही वहीं पर मृत पड़ा हुआ है और रहने वाला ये चोलापुर थाने का है और इसकी जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है कि मृत्यु का कारण क्या है और ये पता चल रहा है कि अपने मोटरसाइकिल से कल घूम रहा था, कहीं गिर भी गया था। अभी सूचना मुझे मिल रही है कि इसकी मोटरसाइकिल किसी मिस्त्री के यहाँ पड़ी हुई है, उसको मंगवा रहा हूँ। तो किससे लड़ा, कहाँ चोट लगी इसको, इसकी भी पता लगाऊंगा और इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। सर, उसके शव का पोस्टमार्टम किया? हाँ, इसका शव का पोस्टमार्टम होगा। इनके परिजन को बता दिया गया है, सभी लोग आ रहे हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी ने सोमवार की रात हिंसक रूप ले लिया। चीन की तरफ से धोखे से किए गए इस हमले में भारतीय सेना के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। हालांकि जवाबी हमले में चीन के 43 सैनिकों को भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया। ड्रैगन की इस कायराना हरकत व जवानों की शहादत ने पूरे देश में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। शहीदों की शहादत को नमन करते हुए लोगों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। जनपदवासियों ने सरकार से ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील करते हुए नागरिकों से भी यह अपील की है कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर वे चीनी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दें, ताकि वे हमारे पैसों से ही हमारे सैनिकों पर गोली बरसाने की हिमाकत दोबारा न कर सके। हमारा यह कहना है कि भारत सरकार इस चीन की चाल को समझे और उसकी चाल में न फंसे। वह आक्रामक रूप अख्तियार करे और विश्व समुदाय को मिला करके चीन पर कूटनीतिक हमला करे। हम नहीं कहते कि हमला कर दें, युद्ध हो जाए, हम इसके समर्थक नहीं हैं, लेकिन कूटनीतिक हमला इतना अधिक हो कि चीन तबाह हो जाए। और हम हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि कर्नल मर रहे हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं, उनके लिए उनकी कसम है आपको कि कम से कम आप चीनी सामान का तहे दिल से बहिष्कार करें, जिससे चीन हमारे पैसे से ही हमारे सैनिकों को मार रहा है। आपसे अनुरोध है, जनमानस से अनुरोध है, चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करें, जिससे चीन आर्थिक रूप से टूटे। सरकार को क्या कहना चाहिए, किस तरह कदम उठाए? सरकार जो कदम उठा रही है
उस पर अंदरूनी मामला है, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार के साथ हम रहेंगे, लेकिन सरकार कूटनीतिक हमला और तेज कर दे, विश्व स्तर पर अलग थलग कर दे, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान बातचीत है, लेकिन कूटनीतिक हमला इतना तेज हो कि चाइना कराह उठे। हमारे देश को कूटनीतिक और आक्रामक रुख भी अख्तियार करना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और उसके साथ साथ कूटनीतिक भी लड़ाई लड़नी चाहिए हम लोगों को। सरकार जो कार्रवाई कर रही है इसमें कितना संतुष्ट है? नहीं, सरकार की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सरकार कहती कुछ और है और बॉर्डर पे कुछ और होता है। झूठ बोल रही है सरकार, और एक तरीके से मोदी जी इस मामले में असफल हैं। इस वक्त तो हमारे देशवासियों को सबसे पहला काम करना चाहिए कि चाइना का जो भी सामान है उसका एकदम पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, और मतलब जहाँ तक हो सके चाइना का एक भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें, उससे चाइना की कमर टूटेगी, क्योंकि वो जो है बहुत गलत काम कर रही है। और दूसरा, पूरे अभी देश में पूरा देश उससे परेशान रहा है कि कोविड-19 जो ये बीमारी फैलाया, कोरोना जिसको बोल रहे हैं, वो जो है पूरे देश उसके बर्बाद हो गए। अच्छे देश जो है अमेरिका जैसा देश पर पस्त हो गया। तो इसलिए चाइना को तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और इसमें हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। ये सरकार को इसमें चाहिए कि सर्जिकल ही स्ट्राइक नहीं, कायदे से आमना सामना मुंह तोड़ जवाब दे। मोदी जी को एकदम इसमें इस वक्त तो इनके फुल पावर में है ये, और इनको तो जो है चाइना के ऊपर पूरे देश से मिल करके और इसके ऊपर जो है चाइना के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारे देश इसे बहिष्कार करें तो ही ये चाइना अपने बाज में आएगा। विषय में सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी शहादत को सत नमन। और उन्होंने ये दिखा दिया चाइना को कि चाइना भारत के आगे बौना है। अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं जबकि उन्होंने धोखे से वार किया, उसके बावजूद उनके 40 से 43 सैनिक मारे गए हैं, बाकी को काफ़ी चोटें हैं। तो ये दर्शाता है कि आपने धोखे से वार किया, उसके बावजूद हमारे सैनिक आपके इतने ज़्यादा सैनिकों को मारे। अगर ये सामने की लड़ाई होती तो चाइना कहीं टिकता नहीं। किंतु सेना के साथ साथ हम सभी नागरिकों का भी एक धर्म बनता है कि हम अपनी सेना के साथ रहें। सेना के साथ हम कैसे हो सकते हैं? एक तो हम एकजुट होकर के सेना का समर्थन करें, दूसरा चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करें। और ये एक दिन में संभव नहीं हो सकता। हम चाहें तो मतलब एक दिन में अगर हम ये कहें कि चाइना का सारा सामान हम छोड़ देंगे तो नहीं हो संभव है, लेकिन धीरे धीरे प्रयासरत अगर हम रहें तो 1 महीने 1 साल के अंदर हम चाइना को घुटनों पे ला सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से जो उसकी मतलब औसतन जीडीपी है वो हमारे यहाँ के बदौलत 40% ऊपर है। तो अगर हमने उसका सामानों का बहिष्कार किया तो चाइना की कमर टूट जाएगी। गलत सोहबत व लत के चलते परिवार अपने ही खानदान के चिराग से परेशान है। बड़ा भाई छोटे भाई की करतूतों से तंग आ चुका है। मारपीट पर उतारू व पुश्तैनी जमीनों को बेचने पर आमादा छोटे भाई की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे बड़े भाई राम विजय सिंह ने बताया कि 5 महीनों में 2 बार इनके ऊपर छोटा भाई जानलेवा हमला कर चुका है। शराब की बुरी लत के चलते वह घर जायदाद बेचने पर आमादा है। अभी 10 बिस्वा जमीन पिता को बरगला कर उसने बेच दी, जिसे उन लोगों ने दाखिल खारिज नहीं होने दिया। तब से आग बबूले हुए भाई पर खून सवार हो गया है। आपको बता दें कि मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव नरफोरा चौकी बरसरा खालसा का है। थाने पर कोई सुनवाई न होने, एफआईआर के बाद भी अभियुक्त की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न किए जाने से चिंतित बड़े भाई ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप जानमाल की रक्षा किए जाने व अपने अनुज की गिरफ्तारी की मांग की। हमारा एक भाई है, छोटा भाई। हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई में भाई पुलिस में है, लखनऊ में है। छोटा भाई घर पर रहता है, वो भी नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छोड़ करके 1 साल 1.5 साल से घर पर है। खर्चेली टाइप का लड़का है। खर्चा बर्चा नहीं चलने के नाते अपना बाप से, मेरे पिताजी से अपना खेत लिखवा लिया, बेचवा दिया। सारा पैसा लेकर के अपने मन का काम कर रहा है। हम कोई भी आपत्ति इस पर जता रहे हैं, तुरंत हमको मारना शुरू कर दे रहा है। 2 महीना पहले मारा था हमको, झगड़ा मेरा फट गया था।
उस बार भी केस किए थे, थाने पे गए थे सर, ऑटोमेटिकल करा करके लोग, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। NCR क्या होता है वो करके लोग छोड़ दिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते यही हैं सर कि शरारत करना बंद कर दे, हमको मारना पीटना बंद कर दे, बस यही सर चाहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पुलिस नहीं सुन रही है जी, पुलिस थाना नहीं सुन रहा है, नहीं सुना कोई, सब खाली जाते हैं लोग चले आते हैं। एक बार गई पुलिस, बस उसको लेके आई, थाना फिर छोड़ दी सर, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तहसील फूलपुर के गांव तरकुलहा निवासी राधे मोहन गांव की जमीनों को बचाने के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ बरसों से लड़ रहे हैं। अब अपनी लड़ाई को नया रूप देते हुए जिला मुख्यालय पर उन्होंने 2 दिनों के सांकेतिक अनशन की शुरुआत की है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने 2 दिनों के सांकेतिक अनशन के उपरांत अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के प्रधान व कांग्रेस के एक पूर्व विधायक गांव की 52 एकड़ जमीन हड़पने की फिराक में हैं। उनके मंसूबों को वे सफल नहीं होने देंगे। और हमारे गांव के कांग्रेस के पूर्व विधायक अबुल कलाम, जो कि अपने को मृतक घोषित करके कागजों में 52 एकड़ ज़मीन लिखा लिए हैं। सार्वजनिक पोखरी, झाड़ी, बंजर, जितनी भी ज़मीनें आज गांव में विद्यालय बनने भर की सार्वजनिक ज़मीन नहीं है। हम उनके खिलाफ से 2015 से लड़ रहे हैं, जिसमें कि 3.5 एकड़ ज़मीन खारिज हुई है। उनके ऊपर FIR हुआ है। अब भी और फर्जी 170 जो पोखरी है, फर्जी विद्यालय चला रहे हैं, सरकार के पैसे का गमन कर रहे हैं। और हरिश्चंद्र प्रधान और पूर्व कांग्रेस विधायक अबुल कलाम, ये दोनों लोग मिलकर 52 एकड़ ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, जो कि गांव की संपत्ति है, वो गांव को नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो ज़मीन सरकार खाली करके अपने पक्ष में ले, सार्वजनिक उसको लाभ मिले, गाँव वालों को लाभ मिले। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन DM साहब ने बोले हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसे हमको कई बार मतलब आश्वासन मिला है, काम नहीं हुआ है। इसलिए हम आज से अमरण अनशन पर हैं, 2 दिन अनशन पर रहेंगे और 19 से हमारा अमरण अनशन चलेगा, यहीं DM कार्यालय के सामने।